हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है पादपों में खनिज पोषण। देखो, पोषण किसे कहते हैं? इसके अंदर पोषण किसे कहेंगे कि जीवों द्वारा जीवों में वृद्धि, विकास व जनन के लिए पदार्थों के अंतःग्रहण की क्रिया पोषण कहलाती है। जीवों के अंदर जो वृद्धि, विकास और जनन की क्रिया है, या फिर आप यहाँ पे जीव में जीवन चक्र की क्रिया को संपन्न करने के लिए बाह्य पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर जीवों की दो कैटेगरियां हैं। एक होती है इसमें स्वपोषित और दूसरी आती है इसमें परपोषित। दो कैटेगरियां हैं, एक आती है इसमें स्वपोषित और दूसरी आती है इसमें परपोषित। स्वपोषित के अंदर यहाँ पर जो जीव है ये भोजन बनाने में सक्षम होता है। स्वपोषित में जीव अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है, जबकि जो परपोषित जो जीव होते हैं ये पोषण के लिए स्वपोषित के ऊपर निर्भर होते हैं। ये वाले यहाँ पर जैसे जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? स्वपोषित में। जबकि परपोषित के अंदर पेड़ पौधों के अलावा जो भी जीव जंतु आते हैं वो परपोषित के अंदर शामिल किए गए हैं। देखो, पोषण का मतलब है वृद्धि, विकास या जनन के लिए पदार्थों के अंतःग्रहण की क्रिया पोषण कहलाती है। या फिर आप ये भी बता सकते हो जीव में जीवन चक्र को संपन्न करने के लिए बाह्य पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर दो कैटेगरियां बनाई गई है जीवों की, स्वपोषित और परपोषित। स्वपोषित का मतलब है जीव यहाँ पर भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, जैसे पेड़ पौधे। और परपोषित का मतलब है कि जीव पोषण के लिए स्वपोषित के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषित कहते हैं। यहाँ पे यदि पौधों को नियंत्रित खनिजों की उपस्थिति में उगाया जाता है तो ऐसे पौधों को नियंत्रित पौधे या नियंत्रित पादप कहते हैं। ऐसे पौधे जिनको नियंत्रित खनिजों की उपस्थिति में उगाया जाता है उन्हें नियंत्रित पौधे कहते हैं। इसके अलावा ऐसे पौधे जिनमें वृद्धि के लिए किसी पोषक तत्व की कमी हो तो ऐसे पौधों को अपूर्ण पौधे कहते हैं। देखो, ऐसे पौधे जिनके अंदर वृद्धि के लिए किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो उन्हें अपूर्ण पौधे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो नियंत्रित पौधे होते हैं इनके अंदर जो खनिज पोषक होते हैं, खनिज पोषक इन्हें जल में घोलकर उपलब्ध करवाए जाते हैं। नियंत्रित पौधों के अंदर जो खनिज पोषक तत्व होते हैं ये पादप को जल के अंदर घोलकर उपलब्ध करवाए जाते हैं। देखो, एक तो है नियंत्रित पौधे। ऐसे पौधे जिनको नियंत्रित खनिजों की उपस्थिति में उगाया जाता है उन्हें नियंत्रित पौधे कहते हैं। इन पौधों को जो पोषक तत्व होते हैं वो जल में घोलकर उपलब्ध करवाते हैं। जबकि ऐसे पौधे जिनमें वृद्धि के लिए किसी पोषक तत्व की कमी होती है उसे अपूर्ण पौधे कहते हैं। साथ ही यहाँ पे आता है एक खनिज आता है वर्मिकुलाइट।
ऐसा खनिज है जो पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी में प्राकृतिक अवस्था के अंदर ये उपस्थित होता है। इस वर्मिकुलाइट के अंदर एक तो जल को अवशोषित करने की अधिक क्षमता, जल को अवशोषित करने की अधिक क्षमता, इसके अलावा इसमें पौधों की जड़ें आसानी से विकसित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं। वर्मिकुलाइट के अंदर पौधे की जड़ें आसानी से विकसित होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं। इसके अलावा ये रासायनिक रूप से यहाँ पर अक्रिय होता है। रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, क्रिया नहीं करेगा, साथ ही उष्मारोधी होता है। इसलिए यहाँ पर जो वर्मिकुलाइट है इसका पादपों को उगाने के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। वर्मिकुलाइट द्वारा यहाँ पर किसी पौधे को तैयार किया जाता है, उस क्रिया को वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। वर्मिकुलोपोनिक्स कहते हैं। देख लो, वर्मिकुलाइट एक पृथ्वी में पाया जाने वाला प्राकृतिक खनिज होता है, जिसमें जल को अवशोषित करने की अधिक क्षमता पाई जाती है। साथ ही इसके अंदर पौधे की जड़ें अधिक विकसित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं। इसके अलावा रासायनिक रूप से ये अक्रिय होता है और उष्मारोधी होता है। इस कारण वर्तमान में यहाँ पर वर्मिकुलाइट का अधिक उपयोग किया जाता है। और वर्मिकुलाइट जो खनिज है इसके द्वारा यहाँ पर पादपों को विकसित करने की जो विधि है, उस विधि को क्या कहेंगे? वर्मिकुलोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। यह था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। देखो, पोषण, जीव वृद्धि, विकास, जीवन चक्र या जनन के लिए बाह्य पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण करेगा। पोषण कहला रहा है, दो प्रकार का है, स्वपोषित और परपोषित। स्वपोषित जीव भोजन बनाने में सक्षम है। परपोषित यहाँ पर जो जीव है स्वपोषित के ऊपर पोषण के लिए निर्भर रहता है। ऐसे पौधे जिन्हें नियंत्रित खनिजों के अंदर उगाया जाता है, उन पौधों को नियंत्रित पौधे कहते हैं। यहाँ पर जो खनिज पोषक होते हैं पादप को जल में घोलकर उपलब्ध करवाए जाते हैं। और ऐसे पौधे जिनमें वृद्धि के लिए किसी पोषक तत्व की कमी रह जाती है, उन पौधों को अपूर्ण पौधे कहते हैं। एक प्रोसेस आती है वर्मिकुलोपोनिक्स, जिसके अंदर जो पौधे होते हैं उन्हें वर्मिकुलाइट खनिज के अंदर उगाया जाता है। वर्मिकुलाइट खनिज पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक अवस्था के अंदर पाया जाता है। जल को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। इसके अलावा रासायनिक रूप से अक्रियाशील होता है। पौधे की जड़ें अधिक विकसित होगी, क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं और साथ ही उष्मारोधी होता है। आगे देखो, यहाँ पे पौधों में खनिज, पोषक तत्वों की आवश्यकता के अध्ययन की विधि। देखो, पादपों में खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता के लिए
कौन कौन से खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए यहाँ पर कुछ विधियां हैं, जिसके अंदर पहली आती है जल संवर्धन विधि। जल संवर्धन विधि या फिर इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। इस विधि के अंदर यहाँ पर मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा। पौधे को जलीय माध्यम में उगाया जाता है, जलीय माध्यम में उगाया जाता है। साथ ही जो पौधे होते हैं इनमें इनकी जड़ों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए इस जल में नली द्वारा ऑक्सीजन पादप को उपलब्ध करवाई जाती है। देखो, जल संवर्धन विधि के अंदर मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, पौधे को जल के अंदर उगाया जाता है और उस जल के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ पर जल के अंदर उग रहा है तो जड़ों के अंदर ऑक्सीजन की कमी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए जल में एक नली लगा दी जाती है, उस नली के द्वारा इसमें ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। इसके अलावा इस विधि के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं या फिर जो विलयन होता है वो नॉफ, सेक व होगलैंड का जो विलयन होता है उसको काम में लिया जाता है। जल संवर्धन के अंदर जो विलयन आप पौधे को उगाने के लिए काम में लेते हो वो किनके द्वारा निर्मित है? नॉफ, सेक व होगलैंड का जो विलयन होता है उसको काम में लिया जाता है। कर क्या रहे हैं यहाँ पे? एक पात्र लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पर विलयन भरा जाता है। इस विलयन के अंदर किसी पादप को लगा दिया जाता है, साथ ही इसके अंदर यहाँ पे एक नली लगा दी जाती है। इस नली की सहायता से इसके अंदर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाती है। किसको उपलब्ध करवाई जाती है? जो जड़ें होती है वहाँ तक ऑक्सीजन की पूर्ति की जाती है। इस विलयन के अंदर आवश्यकता अनुसार इस पौधे की वृद्धि के लिए जो तत्व होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं और पता लगाया जाता है कि इस पौधे को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की जो विधि है उस विधि को जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो विधि आती है वो आती है इसमें पादप भस्म विश्लेषण। पादप भस्म विश्लेषण। देखो, इस विधि के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले एक ताजा प्लांट लेते हैं, इस प्लांट को ओवन में 2 या 3 दिन तक 70 से लेकर के 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सुखाया जाता है। 70 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सुखाया जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर इस ताप के ऊपर पादप में उपस्थित जो जल वाष्प होती है ये बाहर निकल जाएगी और पादप का शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है। देखो, ताजा प्लांट ले रहे हैं, ओवन के अंदर 2 या 3 दिन तक 70 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर सुखाया जाता है।
जिसके कारण इस पादप में उपस्थित जो जलवाष्प होती है ये बाहर निकल जाएगी और पादप का शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है। ये जो शुष्क भार है, इस शुष्क भार में जो शुष्क भार है, शुष्क भार में सेल वॉल। अब सेल वॉल पता है किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी है। साथ में कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा लिग्निन और कार्बोनिक एसिड उपस्थित होता है। देखो, पादप का जो शुष्क भार है, इस शुष्क भार में कोशिका भित्ति, कार्बोहाइड्रेट, लिग्निन, साथ ही कार्बोनिक एसिड उपस्थित होते हैं। अब ये जो शुष्क भार है, इस शुष्क भार को 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की भट्ठी में जलाया जाता है। ऐसी भट्टी जिसका टेम्परेचर कितना है? 700 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान की भट्टी के ऊपर अंदर इस शुष्क भार को जलाया जाता है। जलाने से क्या होगा कि इसमें उपस्थित जो वाष्पशील पदार्थ है, जैसे CO2, NH3, ऑक्सीजन या फिर अन्य जो गैसें बनती है, वो सभी यहाँ से बाहर निकल जाती है। वाष्पशील पदार्थ जैसे CO2, NH3, O2 या अन्य जो गैसें होती है वो बाहर निकल जाती है। अब इस भट्टी के अंदर पादप जो भस्म होती है या फिर राख, वो इसके अंदर उपस्थित होती है। इस राख का यहाँ पे विश्लेषण करते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व यहाँ पर उपस्थित है, कौन कौन से तत्व यहाँ पे उपस्थित है, और जो तत्व यहाँ पे उपस्थित है वो पादप की वृद्धि के लिए आवश्यक थे। तो इस प्रकार की जो विधि है, इस विधि को क्या कहेंगे? पादप भस्म विश्लेषण कहते हैं। दोबारा देखना, सबसे पहले ताज़ा प्लांट लेते हैं, ओवन में 2 से 3 दिन तक 70 से लेकर के 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सुखाया जाता है, जिसके कारण इस पादप में उपस्थित जो जलवाष्प होती है ये बाहर निकलेगी और पादप का शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है। इस शुष्क भार में सेल वॉल या फिर सेलुलोज बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, लिग्निन, कार्बोनिक अम्ल आदि उपस्थित होते हैं। इस शुष्क भार को 700 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की भट्ठी में जलाया जाता है, जिसके कारण इस शुष्क भार में उपस्थित वाष्पशील पदार्थ जैसे CO2 हो गई, NH3, ऑक्सीजन या फिर अन्य गैसें इसमें से बाहर निकलती है। ये जो वाष्पशील पदार्थ है, इनके बाहर निकलने के पश्चात शेष जो बचता है उसे पादप भस्म या फिर राख कहते हैं। इस राख में उपस्थित जो तत्व होते हैं, उन तत्वों के द्वारा ज्ञात किया जाता है कि इस पादप को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती। तो ये था यहाँ पे पादप भस्म विश्लेषण। नेक्स्ट 3rd नंबर पे जो विधि आती है वो आती है इसमें बालू संवर्धन। तीसरी विधि आती है इसमें बालू संवर्धन प्रयोग। देखो, इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे बालू मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इस बालू मिट्टी को यहाँ पर HCl अम्ल द्वारा उपचारित किया जाता है। उपचारित क्यों किया जाता है? क्योंकि इस मिट्टी में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को हटाने के लिए यहाँ पर मिट्टी को HCl अम्ल द्वारा उपचारित किया जाता है, जिसके कारण जो बालू मिट्टी होती है ये यहाँ पर निर्जमित हो जाती है।
अब इस निर्जमित मिट्टी में यहाँ पर पादप को उगाया जाता है और इस पादप को आवश्यकता अनुसार जो पोषक तत्व होते हैं वो इस मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं। अब हमारे को पता है कि कौन सा पोषक तत्व इसके अंदर डाल रहे हैं, उसका हम क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, या फिर हमें पता है कि इस मिट्टी के अंदर ये पोषक तत्व डाला गया है, कितने अमाउंट में डाला गया है, ये सारा अपने पास रिकॉर्ड होता है। इस विधि को या फिर इस प्रकार का जो संवर्धन है उसे बालू संवर्धन कहते हैं। देखो सबसे पहले क्या ले रहे हैं, बालू मिट्टी लेते हैं। बालू मिट्टी को HCl अम्ल से उपचारित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस मिट्टी में उपस्थित जो पोषक तत्व है उनको हटाने के लिए, जिसके कारण मिट्टी यहाँ पर निर्जमित हो जाती है। इस निर्जमित मिट्टी के अंदर पादप को लगाया जाता है। पादप लगाने के पश्चात हम ये पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन सा पोषक तत्व इसकी वृद्धि के लिए कितना आवश्यक होता है, या फिर यहाँ पर इसके द्वारा पादपों के अंदर पोषक तत्वों का विश्लेषण कर लिया जाता है। ये था इसके अंदर पादपों के अंदर जो पोषक तत्व थी उनकी आवश्यकता के अध्ययन की विधियाँ। अब देखो पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व, पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। देखो पौधों के अंदर अनिवार्य पोषक तत्वों के अंदर देखो पृथ्वी पर खोजे गए जो तत्व है उनमें से 60 ऐसे तत्व है जो पादपों में उपस्थित है। 60 तत्व पादपों के अंदर उपस्थित है। जो तत्व पृथ्वी पर खोजे गए हैं उनमें से 60 तत्व पृथ्वी पर इन पादपों के अंदर उपस्थित है। अब जो 60 तत्व है इनमें से भी 17 ऐसे तत्व हैं जो पादप की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अतः इन 17 तत्वों को आवश्यक तत्वों की श्रेणी के अंदर रखा गया है। देखो जो भी तत्व पृथ्वी पर खोजे गए हैं उनमें से 60 ऐसे तत्व हैं जो पादपों के अंदर उपस्थित होते हैं। इन 60 तत्वों में से 17 तत्व ऐसे हैं जो पादप की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अतः इन 17 तत्वों को आवश्यक तत्वों की या फिर अनिवार्य तत्वों की श्रेणी के अंदर रखा गया है। अनिवार्य है, ये कंपलसरी है कि इन तत्वों की कमी से पादप के अंदर रोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखो जो अनिवार्य तत्व है इनकी पादप अनिवार्य तत्वों की भूमिका पादप के अंदर क्या भूमिका होती है। देखो पहली भूमिका आती है कि यहाँ पर अनिवार्य तत्व की कमी से पादप में रोग की स्थिति उत्पन्न होगी। पहली स्थिति आती है अनिवार्य तत्व की कमी होगी तो यहाँ पर पादप के अंदर रोग की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा आता है अनिवार्य तत्वों का प्रतिस्थापन। अनिवार्य तत्वों का प्रतिस्थापन किसी दूसरे तत्व के द्वारा नहीं किया जा सकता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो तत्व पादप की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है उसका प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कंपलसरी है पादप को
ग्लूकोज के निर्माण के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए कार्बन की आवश्यकता होगी। इस कार्बन की जगह कोई दूसरा तत्व आप काम में नहीं ले सकते। तो दोगे, एक तत्व की कमी से रो की स्थिति उत्पन्न हो रही है और एक यहाँ पर किसी एक तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा नहीं किया जा सकता। तीसरा आता है यहाँ पर जो अनिवार्य तत्व है, ये पादप की उपापचयी क्रिया से प्रत्यक्ष रूप से उपापचयी क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखो, अनिवार्य जो तत्व है ये पादप की उपापचयी क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। फिर आता है यहाँ पे अनिवार्य तत्वों का वर्गीकरण। जो अनिवार्य तत्व है इनका वर्गीकरण दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है दीर्घ मात्रिक तत्व और दूसरा आता है इसमें लघु मात्रिक तत्व। नाम से स्पष्ट है, ऐसे तत्व जिनकी पादप को वृद्धि विकास के लिए अधिक आवश्यकता होती है उन्हें दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं, और ऐसे तत्व जिनकी पादप को कम आवश्यकता होती है उन्हें लघु मात्रिक तत्व कहते हैं। 17 में से 9 तत्व यहाँ पर दीर्घ मात्रिक तत्वों की कैटेगरी में आते हैं, जबकि 8 तत्व यहाँ पे लघु मात्रिक तत्वों के अंदर आते हैं। देखो, दीर्घ मात्रिक तत्वों में CHONP के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, साथ ही सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये यहाँ पर दीर्घ मात्रिक तत्वों की श्रेणी के अंदर आते हैं। अधिक मात्रा के अंदर पादप को अधिक आवश्यकता होती है। फिर है लघु मात्रिक तत्व, ऐसे तत्व जो पादप को कम आवश्यक होते हैं उन्हें लघु मात्रिक तत्व कहते हैं, जिसके अंदर आता है इसमें जैसे Fe, B बोरॉन, Cu, मैग्नीज, Mn, इसके अलावा सिलिका, Si, निकिल, सॉरी सिलिका नहीं, निकिल, Ni, MO, जिंक, क्लोरीन, जिंक और क्लोरीन। 8 हो गए। देखो, आयरन हो गया, बोरॉन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकिल हो गया, एमओ हो गया, जिंक हो गया और क्लोरीन। ये तत्व यहाँ पर लघु मात्रिक तत्वों के अंदर आते हैं जिनकी पादप को कम आवश्यकता होती है, जबकि दीर्घ मात्रिक तत्व ऐसे तत्व जिनकी पादप को अधिक आवश्यकता होती है उन्हें दीर्घ मात्रिक तत्व कहते हैं। 17 में से 9 तत्व दीर्घ मात्रिक है और 8 तत्व यहाँ पे लघु मात्रिक तत्व है। अब देखो, यहाँ पे जो आपके 9 तत्व है CHONPKSMgCa, ठीक है, इनमें से CHO को अखनिज तत्व माना गया है। पहले वैज्ञानिक CHON कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन 4 तत्वों को अखनिज तत्व मानते थे, लेकिन बाद के जो प्रयोग थे या निष्कर्ष थे उनके द्वारा ये पता लगाया गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ऐसे तत्व हैं जो अखनिज तत्वों की श्रेणी के अंदर आते हैं। अखनिज क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि तीनों तत्व यहाँ पर जो पौधे होते हैं गैसीय रूप में इन्हें प्राप्त करते हैं वायुमंडल से, और बाकी जो सभी तत्व होते हैं वो मिट्टी द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। देखो, बाकी तत्व जड़ों द्वारा मिट्टी में से अवशोषित किए जाते हैं, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर वायु द्वारा इनको प्राप्त
होते हैं। देखो पहले ये धारणा थी कि नाइट्रोजन भी क्या कर रहे हैं, वायु के द्वारा ग्रहण की जाती है, लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो इसके यौगिक है उनका निर्माण होता है, जिसके कारण ये जो यौगिक है जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, जिनको पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व है जो अखनिज तत्वों के अंदर आते हैं। आगे देखना, इसी में जो अनिवार्य तत्व है इनके अंदर कि अनिवार्य तत्वों को कार्य के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है संरचनात्मक तत्व। पहला आता है इसमें संरचनात्मक तत्व। दूसरा आता है इसके अंदर ऊर्जा संबंधित तत्व। तीसरा आता है इसमें सक्रियक तत्व। और चौथा आता है इसके अंदर कि कोशिका के अंदर प्रासरणिक क्रियाओं का संतुलन करने वाले तत्व। प्रासरणिक क्रियाओं का संतुलन करने वाले तत्व। अब देखो संरचनात्मक तत्वों के अंदर आता है यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और आपको पता होना चाहिए जैसे सेल वॉल वगैरह हो गई, इन सब का निर्माण भी सेलुलोज के द्वारा होता है। और सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक होती है। सेलुलोज किसका बहुलक है, यहाँ पे ग्लूकोज का। तो संरचनात्मक तत्वों के अंदर कौन से आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे सेल वॉल की बात करेंगे, सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट है और ये सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज किसका बहुलक है, यहाँ पे ग्लूकोज का बहुलक है। और ग्लूकोज का निर्माण किसके द्वारा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन द्वारा। सेकंड आता है इसमें ऊर्जा संबंधित तत्व है। ऊर्जा संबंधित तत्व का मतलब है कि वे तत्व जो ऊर्जा से संबंधित होते हैं। जैसे यहाँ पर बात करोगे आप एटीपी की बात करोगे, एटीपी के अंदर यहाँ पर फास्फोरस जो तत्व है ये ऊर्जा का कार्य करता है, या फिर और जो ऊर्जा होती है वो उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है, जो कि क्या करता है, यहाँ पर भोजन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। और भोजन का निर्माण होगा तो ऊर्जा प्राप्त होगी। तो देखो ऊर्जा संबंधी तत्व ऐसे तत्व जो ऊर्जा उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं, उन्हें ऊर्जा संबंधी तत्व कहते हैं। 3 है, एक तो फास्फोरस हो गया और एक है मैग्नीशियम। फास्फोरस किसके अंदर पाया जाता है, एटीपी के अंदर, जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लोरोफिल के द्वारा। मैग्नीशियम जो कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन का निर्माण करता है। तीसरा आता है इसमें सक्रियक तत्व। देखो सक्रियक तत्व, ये सक्रियक तत्व एंजाइमों से संबंधित होते हैं। एंजाइमों के प्रभाव को कम करने और बढ़ाने का जो कार्य होता है, उन तत्वों को एंजाइम सक्रियक तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जो एंजाइमों के प्रभाव को कम या अधिक करते हैं, या एंजाइमों के प्रभाव को रोकते हैं, चालू करते हैं, उन तत्वों को क्या कहेंगे, एंजाइम सक्रियक तत्व कहते हैं। इनके अंदर जैसे यहाँ पे मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम, जिंक आदि जो तत्व होते हैं, ये एंजाइमों की क्रिया को कम, अधिक या रोकने, चालू करने का कार्य करते हैं। फिर आता है कोशिकाओं में प्रासरणिक क्रियाओं के संतुलन का कार्य करने वाले तत्व, जिनके अंदर आता है जैसे पोटेशियम व क्लोरीन, के और Cl
ये पादप के अंदर जो प्रासंगिक क्रियाएं होती है उनके संतुलन का कार्य करता है। तो ये यहाँ पर अनिवार्य तत्वों का वर्गीकरण था, किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर। अब आता है आपका यहाँ पे कि जो पोषक तत्व है इनके अवशोषण की क्रियाविधि, पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, या फिर आप ये भी बोल सकते हो खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। हाँ जी, देखो खनिज लवणों के अवशोषण की जो क्रियाविधि है इसे दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आता है निष्क्रिय अवशोषण और दूसरा आता है इसमें सक्रिय अवशोषण। दो विधियां हैं, सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण किसे कहेंगे? ऐसा अवशोषण जिसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे सक्रिय अवशोषण कहते हैं, और जिसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है उसे निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। निष्क्रिय और सक्रिय अवशोषण को समझाने के लिए यहाँ पर दोनों में तीन तीन परिकल्पनाएं दी गई है, जिसमें पहला आता है संहति प्रवाह परिकल्पना। संहति प्रवाह परिकल्पना। दूसरी आती है इसके अंदर आयन विनिमय परिकल्पना। आयन विनिमय परिकल्पना। और तीसरी आती है डोनेन साम्यावस्था परिकल्पना। डोनेन साम्यावस्था परिकल्पना। देखो संहति प्रवाह परिकल्पना, इसके अंदर क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव के कारण खनिज लवणों का अवशोषण होता है। यानी कि ऊपर की ओर या फिर पत्तियों के अंदर वाष्पोत्सर्जन होगा तो जड़ें जल का अधिक मात्रा में अवशोषण करेगी। एक संबंध हो गया कि बाहर पत्तियों द्वारा जल की हानि हो रही है तो जड़ें उस दौरान अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करेगी। तो जब जल को अवशोषित करेगी तो उस दौरान खनिज लवण भी पादप के अंदर या जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सेकंड आता है इसमें आयन विनिमय परिकल्पना। आयन विनिमय परिकल्पना के अंदर आता है कि जड़ों की जो कोशिकाएं होती है, जड़ों की कोशिकाओं की सतह के ऊपर आयन आकर के चिपक जाते हैं। जड़ों की सतह के ऊपर जो आयन होते हैं ये आकर के चिपक जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो विनिमय होगा, जैसे मान लीजिए ये जड़ों के अंदर की बात है और ये यहाँ पर बाहरी माध्यम की, तो यहाँ पर जो जैसे धनायन है उसके अपोजिट ऋणायन हो जाएगा और ऋणायन के अपोजिट धनायन हो जाएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि यदि जड़ों के अंदर से कोई धनावेश बाहर निकलता है तो बाहरी माध्यम से यहाँ पर जो ऋणायन होगा वो अंदर की ओर प्रवेश करेगा। देखो आयन विनिमय का मतलब ऋणायन नहीं, जो आयन बाहर निकल रहा है वो ही आयन अंदर की ओर प्रवेश करेगा। या फिर जैसे कोई धनायन बाहर निकलता है तो उसी से संबंधित कोई दूसरा आयन अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। इसे क्या कहेंगे? आयन विनिमय परिकल्पना। तीसरा आता है डोनेन साम्यावस्था। इसके अंदर क्या होगा कि जितने आयन कोशिका में से बाहर निकलते हैं
उतने आयन ही वहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, डोनेन साम्य अवस्था कहेंगे। यानी कि प्लस माइनस या फिर धनायन ऋणायनों का यहाँ पे साम्य अवस्था बनी रहेगी। जितने जैसे धनायन है यहाँ पर बाहर की ओर निकलते हैं, उतने ही ऋणायन यहाँ पर अंदर की ओर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार से धनायन और ऋणायनों की जो साम्य अवस्था है वो इसके अंदर बनी रहती है। इसे डोनेन साम्य अवस्था के नाम से जाना जाता है। सेकंड आता है इसमें सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण का मतलब है कि खनिजों के अवशोषण के लिए यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे सक्रिय अवशोषण कहते हैं। सक्रिय अवशोषण के अंदर यहाँ पर भी 3 परिकल्पनाएं दी गई है, जिसके अंदर पहली आती है वाहक परिकल्पना। सेकंड आती है इसमें साइटोक्रोम पंप सिद्धांत। और थर्ड आती है इसके अंदर वैद्युत रासायनिक प्रवणता सिद्धांत। देखो वाहक परिकल्पना के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो आयन है, आयनों का विनिमय किसी प्रोटीन वाहक के द्वारा होता है। ये वाहक क्या करते हैं, सबसे पहले आयन के साथ में संयोजित होंगे और आयन के साथ में संयोजित होकर के वाहक आयन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये जो वाहक आयन कॉम्प्लेक्स है ये कोशिका में प्रवेश करेगा और कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात अंदर की ओर जाएगा, तो वापस ये वाहक और आयन दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो देखो बाहरी माध्यम से जो आयन है उनको किसके द्वारा ले जाया जाता है, वाहक के द्वारा ले जाया जाता है। ये वाहक आयन के साथ में संयोजित होकर के वाहक आयन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। ये आयन कोशिका में प्रवेश करेगा और अंदर जाकर के वाहक और आयन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। दूसरा आता है इसमें साइटोक्रोम पंप सिद्धांत। इसके अंदर क्या है कि जो साइटोक्रोम पंप सिद्धांत है इसके अंदर ऋणायनों से संबंधित है कि जो ऋणायनों का विनिमय है ये श्वसन दर के ऊपर डिपेंड करता है। ऋणायनों का विनिमय श्वसन दर के ऊपर डिपेंड करता है और ये जो ऋणायन है इनका परिवहन यहाँ पे साइटोक्रोम के द्वारा होता है। परिवहन किसके द्वारा होगा, साइटोक्रोम के द्वारा, इसलिए इसे साइटोक्रोम पंप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखो ऋणायनों का विनिमय किससे संबंधित है, श्वसन दर से, और इन ऋणायनों का यहाँ पे परिवहन किसके द्वारा होता है, साइटोक्रोम के द्वारा होता है। तीसरा जो इसकी परिकल्पना है वो आती है वैद्युत रासायनिक प्रवणता। इसके अंदर क्या होगा कि जो ऋणायन है इनका स्थानांतरण, ऋणायनों का स्थानांतरण कोशिका में उपस्थित वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। वैद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण होता है। देखो वैद्युत रासायनिक प्रवणता सिद्धांत में क्या बताया गया है कि सिद्धांत के अंदर कोशिका के अंदर जो ऋणायन है उनका स्थानांतरण कोशिका के अंदर उपस्थित वैद्युत रासायनिक प्रवणता का जो प्रभाव है ये प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए ये जो जड़ें हैं उनकी आंतरिक सतह और ये बाहरी माध्यम है, इसके अंदर कोशिका का, ये कोशिका है, जड़ों वाला भाग है, इस भाग के अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर वैद्युत रासायनिक प्रवणता उत्पन्न होती है जो कि यहाँ पर ऋणायनों को क्या करती है, अंदर की ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार से खनिज लवणों के अवशोषण की यहाँ पर 2 मुख्य विधियाँ थी, निष्क्रिय और सक्रिय अवशोषण।
निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी और सक्रिय के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।